करंट अफेयर्स की तैयारी के दौरान हर वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि समसामयिक घटनाक्रम या करंट अफेयर्स से प्रश्नों के गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। और यह विषय बहुत ही असीमित है। प्रश्नों की ऑथेंटिसिटी बनी रहे और केवल उन्हीं प्रश्नों पर फोकस किया जाए जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो। इसलिए यह वीडियो घटना चक्र के ई दृष्टि संस्करण से ही बनाया गया, जिससे कि प्रश्नों की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। सो इसलिए वीडियो को अंत तक एंजॉय करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सो वेलकम अगेन। मंत्री अमित शाह ने कहा विश्व के पहले नैनो डीएपी लिक्विड का लोकार्पण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। पहला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2021 में नैनो यूरिया के प्रोडक्शन की मंजूरी प्रदान की थी। अगस्त 2021 में नैनो यूरिया की मार्केटिंग भी शुरू कर दी गई और लगभग मार्च 2023 में 6.3 करोड़ नैनो यूरिया बोतलों का उत्पादन किया जा चुका है। नैनो यूरिया के 500 ml, नैनो यूरिया जो लिक्विड है इसका 500 ml ट्रेडिशनल यूरिया के 45 किलो की जो बोरी आती थी उस बोरी के बराबर ही प्रोडक्शन या उतना किफायती है। 500 ml इतना ही प्रोडक्शन करेगा जितना कि 45 किलो नैनो यूरिया जो दानेदार आता था उतना प्रोडक्शन करता है। ऑलराइट, अगला सवाल है सेंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पराग्वे। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है, तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से संबंधित कुछ कथन दिए गए, आइए इन कथनों पर विचार करते कौन सा कथन सही है। यह पुरस्कार बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित तथा एंजेला रॉडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर ने जीता, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई, ये स्टेटमेंट गलत है, ये किया गया था 2005 में। ऑलराइट, 2023 का आपने देखा। 2022 में गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई टॉम ऑफ सैंड, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में योगदान देने के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर के मानद सदस्य के सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर M.N. नंद कुमार को। यह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये हैं कर्नाटक से। पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार एसोसिएटेड प्रेस को प्रदान किया गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1920 में हुई थी, यह 1920 में न होकर 1917 में हुई थी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही हो जाएगा। पुलित्जर अवार्ड 2023 यह पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, योगी आदित्यनाथ को। यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है, ये जापान के द्वारा। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह पुरस्कार वितरण आयोजन इंदौर में किया गया था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इस प्रतियोगिता में जवाहर नवोदय विद्यालय नादिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र ने पहला पुरस्कार जीता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी केवल 2 करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अप्रैल 2023 में किसे प्रतिष्ठित संतों कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, सोनम वांगचुक को। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आशा भोसले को। पहला दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नीली बेंदापुरी को। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पनडुब्बी वाकशीर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आइए इन स्टेटमेंट को देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, ये करेक्ट है, यानी छठी कौन सी है, वाकशीर। 18 मई 2023 को पनडुब्बी ने अपने समुद्री परीक्षण शुरू किया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित अन्य 5 पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं, तो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और अगला INS वाकशीर, जिसके हम लोग बात कर रहे थे ऊपर। किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू की जाएगी, ये है उत्तर प्रदेश। ये कहां से कहां शुरू की जाएगी, नोएडा फिल्म सिटी से लेके जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच।
थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, देख लेते कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यह तीसरा चरण है, ये जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है। यह योजना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है, ये भी सही है, यानी तीनों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक इंपॉर्टेंट बात इससे संबंधित ये है कि इस योजना की शुरुआत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा CSR के तहत की जा रही है। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 17 अप्रैल 2023 को कोविड-19 अवधि के लिए किस प्रकार के उद्यमों को राहत देने हेतु विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यमों के लिए। मई 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल कितने नामांकन या कितने नॉमिनेशन हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.20 करोड़ से अधिक। किस राज्य में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तीसरे चरण की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? ये है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लगभग कितनी लागत राशि की 8 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? 638 करोड़ रुपए, यानी 638 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ये केरल में शुरू की गई है। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था? तो म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन का संचालन किया गया? ऑपरेशन कावेरी। G20 की कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो यह है श्रीनगर में। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की 17वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? वाशिंगटन DC में। पेपर उद्योग की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेपर अरेबिया कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। G20 का अनुसंधान व नवाचार समूह का पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये दीव में हुई थी। इसकी नवाचार अनुसंधान व नवाचार पहल की बैठक हुई थी दीव में। राइट। वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञ समूह की बैठक हुई थी लक्षद्वीप में। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है SCO विदेश मंत्री परिषद की बैठक से संबंधित कुछ कथन दिए गए, इन कथनों पर विचार करना है। इसकी बैठक गोवा में हुई थी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल पहला सही है। इसकी अध्यक्षता की थी S जयशंकर ने। अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? गांधीनगर में, गुजरात। G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई थी मुंबई में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की 24वीं राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कंप्रेस्ड बायोगैस वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी। अगला और इंपॉर्टेंट सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सशस्त्र बलों की मानव पूंजी अनुकूलन मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह भी नई दिल्ली में किया गया था। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय और किसके बीच प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए थे? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा। भारत व इजराइल ने कई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक अनुसंधान व विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? एरोस्पेस के संबंध में हस्ताक्षर किए सही है, पर्यावरण के लिए भी किए हैं और कृषि के लिए भी किए, तीनों ही क्षेत्र करेक्ट हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा। किसने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? JP मॉर्गन चेस ने। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई। ऑलराइट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस से संबंधित कुछ कथन दिए गए, इन कथनों पर विचार करना है। यह प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है, ये 15 में दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वर्ष 2023 में इस दिवस पर मुख्य विषय था संग्रहालय, संपोषणी और भलाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 15 मई को मनाकर 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। विश्व दूरसंचार व सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 17 मई। ये मई इसलिए है क्योंकि मई मंथ का करंट अफेयर्स इसलिए सारे मई वाले दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये मनाया जाता है 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 16 मई। ऑलराइट। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आइए देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये लिखा हुआ है 10 मई 2023 को देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, ये इनकरेक्ट है, ये 11 मई को मनाया जाता है। ऑलराइट। और ये पोखरण परीक्षण 11 मई को संपन्न हुआ था, उसी के दिन पे मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसका विषय था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये इसका विषय सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ओनली 2 इज करेक्ट।
किस अमेरिकी राज्य में दिवाली के दिन सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की गई है? तो पेंसिल्वेनिया में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली के दिन सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की गई है? तो ये है पेंसिल्वेनिया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस ये 5 मई को। ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस ये काफी दिन से चर्चा में था, तो ये 5 मई को मनाया जाता है। WHO ने वर्ष 2020 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया था। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 23 अप्रैल। पृथ्वी दिवस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आइए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 21 अप्रैल 2023 को विश्व भर में यह दिवस मनाया गया। ये 21 अप्रैल ना होकर 22 अप्रैल होता है। ऑलराइट। वर्ष 2023 में मुख्य विषय इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी इसका विषय था इन्वेस्टमेंट इन आवर प्लेनेट, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट। राष्ट्रीय पंचायती दिवस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, इसको जान लीजिए। यह प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये करेक्ट बात है। इस वर्ष पंचायती राज दिवस रायपुर में आयोजित किया गया, ये गलत है। ये रायपुर में नहीं, ये मध्य प्रदेश रीवा में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को, सबको पता है। विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये है 29 अप्रैल। एनटीआरओ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। एनटीआरओ के नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण सिन्हा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। रिफ्लेक्शंस ये है नारायण वाघुल की किताब है और इसका विमोचन किया था मंत्री निर्मला सीतारमण ने। सागर परिक्रमा यात्रा के 5वें चरण का शुभारंभ कहां से किया गया? यह है महाराष्ट्र से किया गया। किस मंत्रालय द्वारा सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, जिसका एब्रिविएशन है सुप्रीम, की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अरेबियन ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहां किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दुबई। 27 अप्रैल 2023 को किसने भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। चोलकालीन भगवान हनुमान की चोरी की गई मूर्ति को केस प्रॉपर्टी के रूप में तमिलनाडु के आइडियल विंग को सौंपा गया है। यह चोरी की हुई मूर्ति को किस देश ने वापस किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान रखना कि चोलकालीन जो भगवान हनुमान की मूर्ति थी वो चोरी की गई थी और कौन से देश ने वापस किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आज देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था, ये गलत है, ये राजकुमार राव को दिया गया था। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी 1 और 3 करेक्ट है, बाकी सेकंड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला सवाल है, हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, मई 2023 में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है कामी रीता शेरपा, ग्यालजेन शेरपा, दिहांग शेरपा और पासंग दावा शेरपा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा पासंग दावा शेरपा। इसके पहले कामी रीता शेरपा ने 27 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। लेटेस्ट पूछ रहा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पासंग दावा शेरपा, यह नेपाल के पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट है केतु विश्वनाथ रेड्डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है इतिहासकार, चित्रकार, लेखक और राजनेता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेखक। यह प्रसिद्ध तेलुगु लेखक व उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। इन्होंने 1996 में साहित्य अकादमी अवार्ड पाया था। जसवंत सिंह विरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले सिख मेयर बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। उच्चतम न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, उनके क्या नाम है? तो ऑप्शन है प्रशांत कुमार और केवी विश्वनाथ, ये दोनों ही उच्चतम न्यायालय में इनको शपथ ग्रहण कराया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड PNGRB का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ऑप्शन है AK जैन, तरुण कपूर, DK शराफ और तनय अग्रवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा AK जैन। N चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी लॉ लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इसका आंसर है रवनीत कौर। इनको CCI यानी कमिश्नर ऑफ इंडिया चुना गया है, रवनीत कौर
सीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। सीसीआई के बारे में जान लेते हैं। कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, 14 अक्टूबर 2003 को। इसका काम होता है कि भारत की विनिमय संस्था, जिसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 6+1 होता है, यानी 6 मेंबर और एक इसका अध्यक्ष होता है। इस समाजवादी नेता को समाजवाद में योगदान देने के लिए समाजवादी शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है पंडित रामकिशन, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर है पंडित रामकिशन। अगला सवाल है, रॉबर्ट ई लुकास जूनियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ये एक अर्थशास्त्री थे। इनके बारे में बस इतना ही जानना है कि रॉबर्ट ई लुकास, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वे एक अर्थशास्त्री थे। तेलंगाना में नए सचिवालय भवन का उद्घाटन हुआ है। इसका क्या नाम रखा गया है? सचिवालय भवन का क्या नाम रखा गया है या फिर किसके नाम पर रखा गया है? तो ऐसे समझ लीजिए BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध वेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ द ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है फ्रांस। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव धवन, नीरा टंडन, तुलसी गैबार्ड और डॉक्टर विवेक लाल। इसका आंसर हो जाएगा नीरा टंडन को। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। नालंदा विश्वविद्यालय के नए चांसलर किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह 2007 में बनाया गया। यह भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया और यह राष्ट्रीय महत्व का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और यह विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? अजीत कुमार मोहंती को। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नमोपथ देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये है दमन में। ये डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। 3 मई 2023 को भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी अजय बंगा को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, ये भी करेक्ट है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नॉस्कॉम के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? अनंत माहेश्वरी को। सितवे बंदरगाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 9 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार संघ गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा परिवहन व संचार मंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने संयुक्त रूप से सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। यह बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य में बनाया गया। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यह हमें ध्यान रखना है कि सितवे बंदरगाह म्यांमार में है। यह बंदरगाह को मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है भारत का पहला मालवाहक 1000 मीट्रिक टन यूरिया वाले 10,000 बैग्स को लेकर इस बंदरगाह पर पहुंचा। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 1000 मीट्रिक टन यूरिया वाले नहीं, बल्कि ये सीमेंट के 20,000 बैग्स को लेकर आया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह बंदरगाह किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। विशाखापट्टनम में विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी गई है। यह टेक पार्क किस समूह द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये है अडानी समूह द्वारा। राष्ट्रीय परिदृश्य, पहला सवाल, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में कुछ कथन दिए गए। आइए इन कथनों पर विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, IPL 2023 खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को पराजित कर 5वीं बार जीता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके पहले मुंबई इंडियंस भी 5 बार IPL जीत चुका है। ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल ने जीता, ये भी करेक्ट है। पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के ही मोहम्मद शमी ने जीता है। इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। ये कहां पर की गई है? तो ये है जयपुर में। राष्ट्रीय परिदृश्य, पहला सवाल, भारत की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है हवा महल, इलाहाबाद का किला, शांति निकेतन या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन मुख्यतः
नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का निवास स्थान हुआ करता था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक विश्वविद्यालयी शहर है। इसके पहले यूनेस्को ने वर्ष 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया था। छठवें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 से संबंधित कुछ कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट यह है कि 12 से 13 मई 2023 के मध्य यह सम्मेलन आबू धाबी यूएई में हुआ था। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ऑलराइट, यह इसका पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में हुआ था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जुलाई 2023 के मध्य एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध व सुरक्षा विषय पर G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती गांव माड़ा को भारत का प्रथम गांव घोषित किया है। ये कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह केरल के किन दो शहरों को टच करेगी या उसके मध्य संचालित होगी? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम से कासरगोड। भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। या 6 मापदंडों के आधार पर इसको सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया गया। वे मापदंड क्या है? पारिवारिक रिश्ते, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य, धर्म, परोपकार, काम और सामाजिक मुद्दे और कोविड-19 का प्रभाव। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पे सबसे ज्यादा खुशहाल देश जो है फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड। भारत का स्थान है 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए जो मापदंड है उसको भी जान लेते हैं। सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। ऑलराइट, एनटीपीसी ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी की स्थापना हेतु चैम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा असम। 2023 में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन यानी एससीओ के सदस्यों के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2023 में कहां हुई थी? रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया है। यह कौन से स्थान पर किया है? सिलवासा में, सिलवासा द्वीप। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा, WEF द्वारा। ऑलराइट, ब्रीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक 2021-22 में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस सूचकांक में राज्यों को बड़े राज्य, पहाड़ी व केंद्र शासित प्रदेश तथा शहरी राज्यों में श्रेणीबद्ध किया गया है। आइए देख लेते हैं रैंकिंग। बड़े राज्यों की रैंकिंग देख लेते हैं। तो शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक, उसके बाद है तेलंगाना और उसके बाद है तमिलनाडु। ऑलराइट, अगर अंतिम राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा। ये हुई बड़े राज्यों की बात। पहाड़ी राज्यों की रैंकिंग देख ले तो उत्तराखंड है 5वें स्थान पर, या पहाड़ी राज्यों में फर्स्ट स्थान पर, ओवरऑल 5 है। हिमाचल सेकंड और असम थर्ड। ये पहाड़ी राज्यों की रैंकिंग में ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। ये बड़े राज्यों की श्रेणी में आता है और इसका समग्र रैंकिंग है 14 और टोटल स्कोर है 29। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा 3 चीज। बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। अंतिम राज्य कौन कौन से? बिहार, झारखंड और ओडिशा। और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल और असम। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कुछ कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह शिखर सम्मेलन 9 से 11 मई 2023 को सिंगापुर में हुआ था। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये सिंगापुर में ना होकर ये हुआ था इंडोनेशिया में। ऑलराइट, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये करेक्ट है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यह समूह है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। वे देश कौन कौन से? 10। तो ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2023 के मध्य तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो ये है आंसर भारत। आइए इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो 19 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट जारी किया गया जिसका शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर द राइट एंड चॉइस। यह किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। भारत व चीन की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ और 15 से 64 वर्ष की आयु वाले लोग 68%, 65 प्लस वाले हैं 7% और TFR है 2.0 या 2.0 और जीवन प्रत्याशा है 72.5 वर्ष। वहीं चीन की बात करें 142.57 और 15 से 64 वर्ष आयु के लोग 69%,
65 प्लस वाले हैं 7% और TFR है 1.2 और जीवन प्रत्याशा है 79। विश्व की बात कर लें तो ये 804.50, 15 से 64 वर्ष आयु के लोग 65% हैं और 65 प्लस एज वाले हैं 10% और TFR है 2.3 पूरे विश्व का और जीवन प्रत्याशा है 73.5। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 से संबंधित कुछ कथनों पर विचार करिए। इस सूचकांक में 165 देश शामिल हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आई थिंक 180 हैं, अभी इसको हम लोग चेक कर लेंगे। नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, ये करेक्ट बात है, और भारत का स्थान 161वां, ये भी करेक्ट बात है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 आर करेक्ट। हाँ, तो इस सूचकांक में टोटल 180 देश हैं, ऊपर लिखा है 161, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाता है और भारत 161वां स्थान है। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2022 से संबंधित एक रिपोर्ट आई, इसको देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश चीन बन गया। ये गलत है, ये यूएसए है। इसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश भारत 4थे स्थान पर है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट है। अगर हम टोटल खर्च की बात करें डॉलर्स में, तो सबसे अधिक खर्च करता है यूएसए 877 बिलियन डॉलर, चीन खर्च करता है 292, रूस करता है 86.84 बिलियन डॉलर, भारत 81.4। अगर बात करें जीडीपी का सबसे अधिक परसेंट कौन खर्च करता है, तो वो है सऊदी अरेबिया, 7.4% अपने जीडीपी का खर्च करता है। दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर है यूएसए और चौथे स्थान पर है भारत। भारत दोनों ही तरीके से चौथे स्थान पर है, टोटल अमाउंट में भी और अपने जीडीपी के खर्च के अनुसार भी 2.4% है, यानी ये उस लिहाज से भी चौथे स्थान पर है। एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एडीबी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? ये है पाकिस्तान। एडीबी 1966 में बना था, इसका मुख्यालय फिलीपींस में और टोटल 68 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष मसात्सु असाकावा हैं जो कि जापान के हैं। नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड। अभी टोटल 13 नवरत्न कंपनियां हैं। पहला शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, महानगर टेलीफोन, HAL, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड और रेल विकास निगम। अगस्त 2023 के मध्य मिड टेक एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गांधीनगर में किया गया था, गुजरात। G20 पर्यटन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पर अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की प्रगति की समीक्षा की जा रही है और ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो जोगी घोपा में। किस देश के रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर पहली बार किस लड़ाकू विमान का सफल लैंडिंग की गई? MiG-29 के। भारतीय वायुसेना ने किस विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है? MiG-21। भारत के अन्य 5 लड़ाकू विमान कौन कौन से हैं? तो MiG-29, तेजस और सुखोई 30 MKI, राफेल और मिराज 2000। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमान ईंधन मिश्रण का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन कहां से कहां तक हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे से नई दिल्ली। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। किस एयरलाइन ने सारा नाम विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन और असिस्टेंट का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमिरेट्स। मार्च 2023 में किस उपग्रह का पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन पूरा हुआ? GSAT-12 का। दक्षिण एशिया का प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का क्या नाम है? तो इसका आंसर है रामबान या रामबान, RAMBAAN। ऑलराइट, इसका मतलब ये होता है रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 प्लस एडवांस अगमेंट नेटवर्क। स्टारशिप के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट है, करेक्ट बात है। स्टारशिप पुनः प्रयोज्य रॉकेट वाहन है, ये भी करेक्ट है। यह स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, ये भी करेक्ट है, यानी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। 23 अप्रैल 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाए कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के हैं। IPL का 1000वां मैच किसके बीच खेला गया? राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
जीता कौन था? तो मुंबई इंडियंस। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? डिंग लिरेन ने जीता था। प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट सुधीरमन कप 2023 का खिताब चीन ने किस देश को पराजित कर जीता है? दक्षिण कोरिया को। अप्रैल 2023 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न 5वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने स्वर्ण 6 पदक और टोटल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 24, क्योंकि भारत ने 6 स्वर्ण, 11 रजत, 7 कांस्य, टोटल मिला के 24 पदक जीते थे। चाइना भी 24 पदक, जिसमें कि स्वर्ण 15 थे, रजत 7 थे और कांस्य 2।